नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। आप जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 8 मई 1983 और जन्म का समय है रात्रि में 8 बजे। जन्म स्थान संगमनेर, महाराष्ट्र। आप जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्म काल के पंचांग के बारे में आपको बता देता हूं। रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। ब्राह्मण वर्ण, मनुष्यगण, मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। सीधे जन्म कुंडली की ओर आइए। यह वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और राशि मीन। जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि यह श्रेष्ठ माना गया है। यह श्रेष्ठ है। जब भी आपका जन्म लग्न और जन्म राशि तत्वतः एक हो, लग्नेश और राशिश आपस में मित्र हों, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। अब देखा जाए तो वृश्चिक लग्न कैसा होता है। यह लग्न निसंदेह वृश्चिक लग्न के जो जातक होते हैं, दिमाग उनका चलता रहता है। कुछ ना कुछ नया करने का वो सदैव प्रयत्न करते हैं। उनके दिमाग में सदैव लगा रहता है, कुछ ये धुन सवार रहती है। सहन शक्ति वाले होते हैं। मेष में और वृश्चिक में एक बहुत बड़ा ये अंतर है। मेष वाला सह नहीं सकता कभी भी, तुरंत प्रतिकार करता है, और वृश्चिक भीतर ही भीतर घुटता है। वो सहता रहता है, वो बर्दाश्त करता है। मेष का क्रोध सामने वाले पर गिरता है और वृश्चिक का क्रोध रूपी जहर स्वयं को गलाता है। वो अपने आप को ही भीतर घुटते घुटते गलाएगा अपने आप को। यह उसके स्वभाव में होता है। लग्न में देव गुरु बृहस्पति का होना, हालांकि ये देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है। अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। अनुराधा नक्षत्र में लग्न है। देव गुरु का जो मान है वो 14 अंश 47 कला है। अब जरा इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखिए और इसको जरा समझने का प्रयत्न करिए। लग्नपति का जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठना। बुध और मंगल दोनों के दोनों कुंडली के सप्तम भाव में, लेकिन कैसे हैं तो 0 डिग्री पर, 0 अंश 3 कला पर बुध और 0 अंश 28 कला पर मंगल, यानी दोनों के दोनों मृत अवस्था में है। तो इसे बहुत बढ़िया योग। बुध और मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र में इसको त्रिकालज्ञ योग कहा गया है। बुध गुरु का आमने सामने होना रुद्र योग कहा गया है। लेकिन यहां पर अंश बल बेहद कमजोर। अब बारी चंद्रमा की है। ये चंद्रमा भी बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 2 अंश 13 कला के साथ मृत अवस्था में है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट, परंतु मृत अवस्था में। केमद्रुम योग में भी है। केमद्रुम योग क्यों, आप समझ गए होंगे। सूर्य है इनके आगे, सूर्य के दोनों तरफ राहु केतु और सूर्य के अलावा कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। हालांकि सूर्य इनकी कुंडली के षष्ठ भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। मैंने कुछ दिन पूर्व ही बताया था कि सूर्य का कुंडली के षष्ठ में होना अति शुभ है, परंतु ये सूर्य भी उच्च के शनि से दृष्ट हो गए हैं। तो सूर्य पर शनि की दृष्टि जब भी पड़ेगी, ये जातक के जीवन काल में परेशानियों को खड़ा करने वाला, आत्मविश्वास में कमी, क्रेडिट न मिलना, बहुत अच्छा करने के बावजूद यश में कमी, और सभी समस्याओं का एक बड़ा कारण यहां देखें, लग्न पापकर्तरी योग में है। जन्म कुंडली में पापकर्तरी योग वैसे तो जिस भाव को लगा हो उस भाव को प्रभावित कर देगा, लेकिन लग्न को जब भी पापकर्तरी योग लगेगा वो ज्यादा परेशानी खड़ा करता है। अब कमाल की बात देखिए कि इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं। केतु को खराब नहीं माना गया है, यहां पर आकस्मिक धन लाभ कराने वाले हैं, लेकिन यहां भी आपको थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ेगी। ये केतु 2 अंश पर है मात्र। शुक्र की स्थिति को देखिए 5 अंश पर, राहु 2 अंश पर, यानी इनकी जन्म कुंडली में 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास, 3 ऐसे क्या 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अंश बल है। वो है एक तो गुरु और दूसरे हैं सूर्य। बाकी हर ग्रह अंश बल में कमजोर है। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा अवश्य भाग्यपति बनकर के पंचम में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण उनको दीर्घ बल मिल रहा है और रात्रि में जन्म हुआ है। फलस्वरूप चंद्रमा को बल षडबल में मिल रहा है, लेकिन रात्रि में जन्म होने के कारण सूर्य को, जो कि उच्च राशि में बैठे हैं, उनका बल कम हो जा रहा है। वृश्चिक लग्न, वर्तमान समय में इनको केतु की दशा चल रही है।
जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं। मैं इनके सीधे प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं और तब हम इनकी जन्म कुंडली को बाकायदा और गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं बता दूं कि आपको वर्तमान समय में ये विदेश में ही है। स्वदेश पति का जाकर के विदेश में, विदेश पति का जाकर के परमानेंट विदेश में, और परमानेंट विदेश का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है विदेश। अभी क्या कहते हैं जरा इनको सुनिए। कहते हैं कि नौकरी में परेशानी है। कैसी? मैं जितनी सैलरी के योग्य हूं उतनी नहीं मिलती और न ही काम का श्रेय मिलता है। दूसरी नौकरी देख रहा हूं, वहां भी कामयाबी नहीं मिल रही है। कहां पे ज्यादा कामयाबी मिलेगी, विदेश में या भारत में? निसंदेह साहब आपको भारत में ही, विदेश में ही होना चाहिए, क्योंकि आपके स्वदेश का स्वामी विदेश में उच्च स्थिति में बैठा हुआ है। स्वदेश पति विदेश में जाकर के बैठे तो परदेश या विदेश में ही जातक को निवास करने से विशेष सफलता मिलती है। तो आप विदेश में ही बने रहिए, अच्छा रहेगा। मैं एक बात आपको बता दूं, मूल मंत्र के रूप में इस बात को याद रखिए। सूर्य पर, शनि की दृष्टि सूर्य पर है, सो आप अगर ये सोच करके काम कर रहे हैं कि आपको काम करने के बाद उस काम का क्रेडिट भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, तो कम से कम इस बात को आज के आज दिमाग से निकाल दीजिए। आप इस नौकरी में रहिए या किसी और नौकरी में चले जाइए, लेकिन जहां भी रहिए ये मूल मंत्र याद रखिए कि यश के पीछे नहीं भागना। काम करना है, ठीक है, जो रिजल्ट मिला, परंतु यश के नाम पर, यश के पीछे मुझे नहीं भागना है। यह मूल मंत्र है मेरा, मुझे याद रखना है, इसे आप मत भूलिए। एक दूसरा, कामयाबी की बात मैं जहां तक देख रहा हूं, केतु की दशा चल रही है आपकी कुंडली में। आप परिवर्तन के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, 2022 के ही फरवरी, 27 फरवरी के बाद आप प्रयत्न शुरू करिए। आपकी कुंडली में परिवर्तन का प्रबल योग चल रहा है, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में यह बात है कि अब मैं जब दूसरी नौकरी में जाऊंगा तो वहां जाकर के मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा मान सम्मान होगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि इस नौकरी में रहिए या कहीं और जाइए। आपको यह मूल मंत्र सदैव ध्यान रखना है कि यश के लिए नहीं, मैं जा रहा हूं, काम करना है, जीविकोपार्जन के लिए धन चाहिए, उसके लिए काम करना है। अपने काम में मैं कोई कोताही नहीं करूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा। यह मूल मंत्र है, यह आपको याद रखना है। क्या नौकरी के साथ बिजनेस करना संभव होगा? अगर हां तो मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, उस बिजनेस से अच्छा इनकम होगा? सॉफ्टवेयर फील्ड में है ये। बुध की स्थिति आप देख रहे हैं, शुक्र की स्थिति देख रहे हैं आप। ये व्यापार भाव और ये व्यापार के कारक और ये व्यापारेश। मैं समझता हूं कि अगर मुझसे आप पूछें तो मैं यही लाइन कह रहा हूं जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जब इंसान परेशान होता है तो वो चाहता है कि कुछ और क्यों न करें, कि और धन आ जाए। केतु की दशा के बाद आपको शुक्र की दशा लगेगी। शुक्र सप्तम पति हैं, जाकर के अष्टम में बैठे हैं। बहुत जरूरी हो तभी व्यापार की ओर जाइए। अगर नौकरी से काम चल जा रहा है, आपका जीवन बढ़िया से निकल जा रहा है, ठीक है, थोड़ी परेशानी है जिसका मैं आगे चल करके उपाय आपको बता देता हूं, तो आप नौकरी मत छोड़िए। या हो सकता है कहीं आपने क्या किया कि व्यापार शुरू कर लिया आपने और आपका फोकस व्यापार पर जाने लगा, नौकरी पर फोकस कम हो गया, तो और ऊपर आपके ऊपर टेंशन हो जाएगी, प्रेशर पड़ जाएगा। पता चला कि नौकरी से भी गए और व्यापार से भी गए। नौकरी को ही आप वरीयता दीजिए, प्राथमिकता नौकरी की ही होगी। तो मेरी राय तो यही है कि वैसे भी अभी बहुत अच्छा समय नहीं है कोई। राशि आपकी मीन है और इस राशि को अभी जस्ट 7.5 लगने वाली है। तो मेरी राय मानिए और आप नौकरी में ही रहिए, व्यापार की ओर ध्यान अपना मत बढ़ाइए। पंचम भाव का मालिक आपकी कुंडली के बार लग्न में बैठ करके पंचम को देख जरूर रहा है, परंतु बुध को के कमजोर होने के कारण, वक्र अवस्था में कमजोर होने के कारण मैं आपको शेयर मार्केट में भी जाने की सलाह नहीं दे सकता। पर फिर भी पंचमेश पंचम को देख रहे हैं, फलस्वरूप आप चाहे तो थोड़ा बहुत निवेश आप शेयर मार्केट इत्यादि में कर लीजिए। पर याद रखिएगा, चंद्रमा भी यहां पीड़ित है। बहुत बड़ा अमाउंट लगाना या शेयर मार्केट को ही अपने जीवन जीने का रास्ता माध्यम बनाना, यह आपको भारी पड़ेगा। सो जीवन जीने का माध्यम भूलकर भी मत बनाइएगा। साइड के रूप में कुछ इनकम हो जाए, बस उसके लिए। मैं लगभग 40 साल का हूं और खुद से कमाता हूं। कभी कभी मेरी गलती ना होते हुए भी कोई मुझ पर चिल्लाता है, मैं चुप बैठता हूं, उस व्यक्ति का प्रतिकार नहीं करता। मन में हमेशा कोई ना कोई एक आकस्मिक आने वाला डर, अज्ञात भय, इन्होंने लिखा है कि रहता है। उस वजह से मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उपाय बताइए। आपका सूर्य उच्च राशि में होने के बावजूद शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गया है और आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है। लग्नपति अगर देखें तो मृत अवस्था में होने के कारण जो आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए वो नहीं है।
सूर्य की आराधना करिए, जो कि आज तक मैं सबको सिखाता आ रहा हूं, आप भी करिए। आपकी कुंडली में सूर्य खराब जगह पर नहीं बैठे हैं, लेकिन वो दृष्टि से पीड़ित हो गए हैं। सूर्य की आराधना करिए, बहुत हद तक आपको राहत मिलेगा, आत्मविश्वास भी आएगा। सूर्य पर यानी आत्मविश्वास पर, आत्मा पर जब शनि की यानी धुएं की, सूर्य कौन है? तेज। शनि कौन? बादल, या कहें कि धुआं, अंधेरा। तो अंधेरे की जब परत चढ़ती है तो एक अज्ञात भय बन जाता है मन में। इसको दूर कैसे किया जाए? या तो बादल को हटाया जाए, अंधकार को दूर किया जाए। अब प्रकाश कई बार बहुत पर्याप्त हो, लेकिन इसके बावजूद बादल का, धुएं का इतना रंग गहरा होता है कि वो ढक जाता है। थोड़ा सा समय का इंतजार और आत्मविश्वास को और बली करिए। बादल सदैव सूर्य को रोक नहीं सकता, तो अपने सूर्य को और बलवान करके रखिए। समय आएगा। आपके शनि को भी मैं बहुत खराब नहीं कह रहा हूं। यहां गौर करिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं, सूर्य उच्च राशि में षष्ठ में बैठे हैं, शुक्र जाकर के अष्टम में बैठे हैं। यहां लगने से ही मृत हैं, तो विपरीत राजयोग भी अपना काम नहीं कर रहा है। विपरीत राजयोग तो है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तो उसको बलवान करने का हम रास्ता आगे तय करते हैं। जो आपके ऊपर लोग बोलते हैं, भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपका लग्न वृश्चिक है, और कहीं ना कहीं मेष और वृश्चिक में यही अंतर है। हालांकि मंगल की दृष्टि में बल होता तो आप बिल्कुल सहनशील नहीं होते। गुस्सा तो आपको आती है, आप बोलते भी हैं, भले आपने शायद लिखा हो आगे चल करके, परंतु ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं देते, आप जरूर बोलते होंगे। वाणी की कड़वाहट भी कई बार आपके लिए एक मुश्किल खड़ा कर देती होगी। कड़वाहट मतलब सत्य बोलना। बट कोई बात नहीं, वक्त के साथ धीरे धीरे आपने अब तक चलाया है, आगे भी आप चला लेंगे। जिस मात्रा में इनकम आती है उस मात्रा में सेविंग नहीं हो पाती, जैसे पत्नी के मेडिकल खर्च, रिश्तेदारों को का पैसा लेने पर वापस न करना, इस तरह कोई ना कोई वजह से सेविंग नहीं हो पाती। फिजूल खर्च रोकने के लिए उपाय बताइए। फिजूल खर्च रोकने का उपाय मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। दान। धन की 3 गति जानते हैं? भोग, दूसरी गति है, और तीसरी गति है नाश। पहली गति है दान, दान कर देना खुशी मन से। एक सदगति है धन की। भोग, चूंकि भोग से रोग होता है, इसलिए भोग को दूसरे नंबर पर रखा। गौर करिएगा, धन हम अर्जित करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किए अर्जित धन को हम भोग करने, उसको 1 नंबर पर कभी नहीं रखा। कहा दान 1 नंबर पर है, भोग इसलिए 1 नंबर पर नहीं, क्योंकि जब भोग हम करेंगे तो रोग का कारण बनेगा। लिमिट में भोग, और फिर उसके बाद धन का नाश हो जाता है। तो धन सेविंग ठीक है, धन आगमन बहुत जरूरी है। आप धन आगमन के और कुछ नए रास्ते ढूंढिए। वैसे आपको बता दूं कि चतुर्थ पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, तो यहां भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी पर निवेश करिए। मंगल की स्थिति कमजोर है, क्योंकि आप जब भी किसी प्रॉपर्टी पर निवेश करेंगे तो हो सकता है वो किसी न किसी कानूनी अड़चन में फंस जाए। चतुर्थ पति 12वें में हो, 6वें 8वें 12वें में, तो प्रॉपर्टी में कानूनी अड़चन आने की संभावना होती है। लेकिन रेडी टू मूव, बना बनाया तुरंत से, या पुराना घर जिसमें विवाद न हो, ऐसी प्रॉपर्टियों पर अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो आपका पैसा सुरक्षित हो सकता है। विशेषकर पुराने घर पर, जो बना बनाया पुराना घर हो, जिसमें किसी तरह का विवाद न हो, पहले से आप जानते हो, वैसी प्रॉपर्टी आप लीजिए, वैसी प्रॉपर्टियों में निवेश कर दीजिए। तो और कुछ हद तक सोने में भी आप निवेश कर सकते हैं, इससे आपका पैसा सेव होगा। अभी मुझे केतु की महादशा चल रही है, और 13 अप्रैल 2022 से शनि की 7.5 चालू हो जाएगी। क्या उपाय करना चाहिए जिससे कम परेशानी हो, उस समय का लाभ उठा सकूं? बस हनुमान जी की शरण में आइए, गणेश जी की शरण में आइए। आप जहां भी रहिए, स्वदेश में या विदेश में, भगवान की शरण में तो कहीं से भी रहा जा सकता है, और वहीं से आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तो मैं आपको पूजा पाठ बता देता हूं, आप करके इस समस्या से बाहर आइए। हम पति पत्नी में प्रेम तो बहुत है, पर अक्सर झगड़ा हो जाता है, जिसका अक्सर असर दैनिक दिनचर्या पर पड़ता है। एक खुशी शांतिपूर्वक दाम्पत्य जीवन के लिए उपाय बताएं। सप्तम भावपति का अष्टम में होना, और यहां देखा जाए तो राहु और सूर्य ने मिलकर के सप्तम भाव को भी पाप मध्यत्व में डाल दिया है। मतभेद थोड़ा सा रहे। मैं हमेशा एक और बात कहा करता हूं कि दाम्पत्य जीवन में अगर मतभेद ना हो तो यह भी बहुत बड़ी समस्या का विषय है। अगर प्रेम है तो मतभेद होगा ही होगा। सामंजस्य जहां होने लगे, यहां जहां दिल से नहीं दिमाग से दाम्पत्य जीवन को चलाया जाने लगे, तो मतभेद खत्म हो जाएगा, प्रेम नहीं रह जाएगा। प्रेम में तो झगड़ा है, प्रेम में तो मतभेद है। तो
इस सामान्य मतभेद से मत डरिए। फिर भी अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है तो सबसे सरल उपाय है, अब जरूर जाहिर सी बात है आप बाहर हैं, बाहर ये कितना संभव है कर पाना, पर फिर भी कबूतरों को दाना डालने से शुक्रवार के दिन भी दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति आती है। अगर हो सके तो थोड़ा सा पैसा अपने पास से निकाल करके, आप साल भर में निकाल करके थोड़ा सा पैसा भारत में ही जहां गोवंश का पालन किया जा रहा हो ऐसे जगहों पर दान करिए। इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति उत्पन्न होगी। मुझ में कम्युनिकेशन स्किल की बहुत कमी है और कभी कभी मुझे दूसरों की बात समझ में नहीं आती, बातों बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ज़्यादातर मैं शांत बैठना पसंद करता हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी बोल देता है, मेरी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी मैं चुप रहता हूँ। देखिए, इसको आप बुरा मत समझिए। चुप रहने वाले, सहने वाले, हो सकता है थोड़ी देर के लिए सामने वाले को ऐसा लग रहा हो कि वही शहंशाह है, लेकिन चुप रह करके जो सह गया, असल में वो हारा नहीं, उसने जीतने का नया मार्ग बना लिया है। वैसे तो जहां तक मैं इस कुंडली को देख रहा हूं, मुझे ऐसा प्रतीत तो अवश्य हो रहा है, क्योंकि षड्बल में मंगल को बल है, क्योंकि नौमांस में आपका मंगल उच्च का है, तो गुस्सा तो आपको आता ही होगा। अभिव्यक्ति आप करते होंगे, बुध के कमजोर होने के कारण हो सकता है वाणी से जितना आपको व्यक्त करना चाहिए वो न कर पा रहे हो। अब होता क्या है कि कई बार जब इंसान के अंदर अभिव्यक्ति की कमी आ जाती है, वो वाणी से अपने क्रोध को निकाल नहीं पाता, तो उसकी वही एनर्जी उसको भीतर भीतर मारने लगती है। तो सबसे पहले तो आप मुखर होने का प्रयत्न शुरू करिए। कैसे हो सकता है? आइए मैं आपको कुछ उपाय बताऊं। इस कुंडली में कुछ चीजें तो हैं कमजोर, सीधी सी बात है कि ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो डिग्री वाइज बेहद कमजोर दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि चलित में कोई ग्रह बदल नहीं रहा, हर ग्रह यथावत है, लेकिन लग्न का पाप मध्यत्व में चले जाना, सीधी सी बात है कि आपके 100% देने के बावजूद रिजल्ट कमजोर कर देगा। करना क्या है? पहला, सूर्य की आराधना आप नियमित शुरू करिए। सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। रविवार के दिन जो मैं प्रयोग बताया करता हूं उससे अवश्य करिए। आज का राशिफल देख लीजिएगा, रविवार वाला तो वो आप करिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। सूर्योदय तक के बाद के तक सोने की अगर आदत है तो उसका त्याग अभी से कर दीजिए। अपने पास जहां भी आप हो एक पारद का शिवलिंग लेकर के अपने पास रखिए और उस पर नित्य जल अर्पित करिए। शिव जी की आराधना करिए। यहां चंद्रमा के मद्रुम में है, जो कि मानसिक रूप से आपको कहीं ना कहीं अशांत कर रहे हैं और भाग्य का संपूर्ण साथ नहीं मिल पा रहा है, तो इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। एक छोटा सा काम करिए, सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों का मिश्रण करके, आप चाहे तो बराबर बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या सोना भी अधिक थोड़ा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तांबा और चांदी को कम कर दीजिए। इन तीनों के मिश्रण से एक छल्ले का निर्माण कराइए और उसको अनामिका उंगली में रविवार के दिन धारण करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज या प्रत्येक गुरुवार को शुरू करिए, मेरी राय है रोज, इससे आपको फायदा मिलेगा। केसर का तिलक रोज अपने माथे पर लगाइए। जिह्वा पर केसर का तिलक लगा करके ऐं, इस बीज मंत्र के जप का प्रयोग मैंने बताया था, ये करिए। इससे वाणी आपकी, जो कहीं ना कहीं आप इंट्रोवर्ट हैं, ये आपको बाहर की तरफ मुखर करेगा। सबसे आप बातचीत कर सकेंगे, खुल के बात कर सकेंगे। अब जब इंसान खुलकर बात करेगा, अपनी समस्याओं को सबसे कहेगा, तो वो बहुत हद तक परेशानियों से बाहर आ जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होगी। जन्म कुंडली के षष्ठ में सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, हड्डियों से संबंधित परेशानी और बहुत हद तक हार्ट पेशेंट भी बनाएगा। तो बहुत ज्यादा घुटन भीतर ही भीतर रखेंगे तो जाहिर सी बात है परेशानी तो आएगी। तो सावधान रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। इस पूरी कुंडली में उपाय के तौर पर मुख्यतः मैं 2 ही उपाय जानता हूं आपको कराना, एक तो सूर्य की आराधना और दूसरा पारद शिवलिंग की स्थापना अपने पास करके और निरंतर उनकी आराधना शुरू करिए। उन पर ही जल चढ़ाइए, मंगलवार के दिन उन पर ही गन्ने का रस या गुड़ का रस चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए। लक्ष्मी की भी कृपा होगी, धन भी संचित होगा, धन आगमन भी होगा। और सूर्य की आराधना करेंगे तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान में वृद्धि। मूलतः ये 2 मुख्य उपाय, इसे आप कर लीजिए। और फिर याद रखिएगा, इन्हीं उपायों को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन काल में सफलता भी हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली में मैंने
जितने उपाय बताए वो बहुत कोई ज्यादा उपाय नहीं है। ज्यादा उपाय इसलिए नहीं कहा क्योंकि इनकी कुंडली में ग्रहों में बल कम है और हर ग्रह का अलग अलग उपाय बताऊंगा तो भी इनके जीवन को मुश्किल में मैं डाल दूंगा। सो एक ही मूल उपाय बताया, पारद शिवलिंग की स्थापना करके उसकी आराधना करना, उससे इनको सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी आप मेरे सभी सुविज्ञ दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको लगता है कि इनके सुखद भविष्य के लिए आपके पास कोई श्रेष्ठ उपाय है, तो इनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। कमेंट में आप अवश्य ही लिखिए। और आज के लिए बस मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।